गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नातेदारी के बारे में चर्चा करेंगे। अंग्रेजी भाषा के किनशिप शब्द का हिंदी सगोत्रता, बंधुत्व, नातेदारी एवं स्वजन की गई है। नातेदारी एवं विवाह जीवन के आधारभूत तथ्य हैं। यौन इच्छा विवाह को जन्म देती है और विवाह परिवार एवं नातेदारी को सृष्टि के आरंभ से ही जिन बातों ने व्यक्तियों को एकता के सूत्र में बांधने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, उनमें आर्थिक हित और समान सुरक्षा महत्वपूर्ण है। सामूहिक सुरक्षा की भावना ने ही कई छोटे मोटे संघों के निर्माण की प्रेरणा दी, जो परिवार से लेकर राष्ट्र तक हैं। समान भाषा, धर्म, जाति एवं राष्ट्र के प्रति व्यक्ति को अपने अधिक सुरक्षित महसूस करता है, लेकिन इनसे भी अधिक सुरक्षित वह अपने नातेदारों को में पाता है, जिनके साथ उसके सामाजिक, नैतिक, आर्थिक हित जुड़े हुए हैं। वह राष्ट्रीयता, धर्म, प्रदेश सभी बदल सकता है, परंतु नातेदारी नहीं। इसमें रक्त का बंधन है। असभ्य जनजातियों से लेकर सभ्य समाजों में भी पुष्ट एवं विश्वसनीय माना गया है। नातेदारी का प्रत्येक समाज में बहुत महत्व है। संगम, गर्भावस्था, पितृत्व, समाजीकरण, सहोदरता आदि जीवन के मूलभूत तथ्यों के साथ मानव व्यवहार का अध्ययन ही नातेदारी का अध्ययन है। मनुष्य समाज में जन्म के बाद से ही अनेक लोगों से संबंधित हो जाता है। इन संबंधों में रक्त एवं विवाह के आधार पर बने संबंध अधिक स्थायी एवं घनिष्ठ होते हैं। संबंधों का निर्माण मानव द्वारा की जाने वाली सामाजिक अंतःक्रियाओं का परिणाम है। जिन विशिष्ट सामाजिक संबंधों द्वारा मनुष्य बंधे होते हैं और जो संबंध समाज द्वारा स्वीकृत होते हैं, उन्हें हम नातेदारी के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। अब हम नातेदारी का अर्थ एवं परिभाषाओं के बारे में चर्चा करेंगे। चार्ल्स विनिक ने नातेदारी को परिभाषित करते हुए लिखा है, नातेदारी व्यवस्था में समाज द्वारा मान्यता प्राप्त वे संबंध आ सकते हैं जो कि अनुमानित और वास्तविक वंशावली संबंधों पर आधारित हो। दूसरा है, रेडक्लिफ ब्राउन का कहना है, नातेदारी सामाजिक उद्देश्यों के लिए स्वीकृत वंश संबंध हैं जो कि सामाजिक संबंधों के परंपरात्मक संबंधों पर आधार है। और डॉक्टर रिवर्स का कहना है कि सगोत्रता की मेरी परिभाषा उस संबंध से है जो वंशावलियों के माध्यम से निर्धारित और वर्णित की जाती है। ये परिभाषाएं, इनके आधार पर हम कह सकते हैं नातेदारी में उन व्यक्तियों को सम्मिलित करते हैं जिनमें हमारा संबंध वंशावली के आधार पर होता है और वंशावली संबंध परिवार से पैदा होते हैं एवं परिवार पर निर्भर करते हैं। ऐसे संबंधों को समाज की स्वीकृति आवश्यक है। कभी कभी प्राणी शास्त्रीय रूप से संबंध ना होने पर भी यदि उन संबंधों को समाज ने स्वीकार कर लिया है तो वे नातेदार माने जाते हैं। उदाहरण के लिए, गोद लिया हुआ पुत्र या गोद ली हुई पुत्री, परंतु उनके संबंध को समाज ने स्वीकार कर लिया है, वे एक दूसरे के नातेदार माने जाते हैं। भारत में प्राचीन समय में विवाह के पूर्व ही किसी लड़की
के होने वाला पुत्र या विवाह के बाद पति की स्वीकृति से दूसरे द्वारा उत्पन्न पुत्र से क्षेत्र कहते थे भी नातेदारी में सम्मिलित किए जाते हैं। अब हम नातेदारी के भेद के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सामाजिक संबंधों में सार्वभौमिक और आधारभूत संबंध हैं। वे हैं जो प्रजनन पर आधारित होते हैं। प्रजनन की कामना दो प्रकार के संबंधों को जन्म देती है: माता पिता एवं संतानों के बीच तथा भाई बहनों के बीच पाए जाने वाले संबंध, इन्हें हम समरक्तता संबंध कहते हैं। दूसरा है पति पत्नी के मध्य बनने वाले एवं इन दोनों के पक्षों के बीच बनने वाले संबंध, जिन्हें हम विवाह संबंध कहते हैं। अब समरक्त संबंध प्रजनन के आधार पर उत्पन्न होने वाले सामाजिक संबंधों में एक प्रकार वह है जो रक्त या समरक्तता पर आधार पर बनता है। जैसे माता पिता एवं संतानों के बीच संबंध, संतानें माता पिता के वाहकाणु ग्रहण करती हैं और ऐसी मान्यता है कि उनमें समान रक्त पाया जाता है। इसी प्रकार से भाई बहनों में भी रक्त संबंध होते हैं। एक व्यक्ति के माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, मामा, नाना नानी, चाचा, बुआ आदि रक्त संबंधी हैं। लेकिन रक्त संबंधियों के बीच सदा प्राणी शास्त्रीय संबंध होना आवश्यक नहीं है, उनमें काल्पनिक संबंध भी हो सकते हैं। और दूसरा है विवाह संबंध। विवाह संबंध प्रजनन पर आधारित नातेदारी संबंधों में भी हैं, जो दो विषमलिंगियों के बीच समाज की स्वीकृति के परिणाम स्वरूप स्थापित होता है। केवल पति पत्नी ही विवाह संबंधी नहीं है, वरन उन दोनों के परिवारों के अनेक संबंधी भी परस्पर विवाह संबंधी होते हैं। जैसे सास ससुर, ननद भौजाई, जीजा साली, साला संबंधी, साडू, फूफा, भाभी, बहू आदि। इन संबंधों को दो व्यक्तियों के संदर्भ में प्रकट किया जाता है। जैसे सास बहू, ससुर बहू, पति पत्नी, जीजा साली, देवर भाभी, ननद भौजाई, साला बहनोई, मामा मामी भांजा, भतीजा फूफा। इन सभी संबंधियों के बीच रक्त का संबंध ना होकर विवाह संबंध है। नातेदारी की श्रेणियां। हमारे जितने भी नातेदार हैं उन सब से हम समान रूप से संपर्क, निकटता एवं घनिष्ठता नहीं रखते हैं। कुछ हमारे अधिक निकट हैं तो कुछ दूर। इस निकटता, घनिष्ठता और संपर्क के आधार पर हम नातेदारी की विभिन्न श्रेणियों में बांट सकते हैं। जैसे प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ एवं पंचम आदि। मर्डॉक ने नातेदारी की श्रेणियों को गहन अध्ययन किया। प्राथमिक संबंधी वे व्यक्ति जिनसे हमारा सीधा संबंध है या जिनके संबंध को प्रकट करने के लिए कोई संबंधी बीच में नहीं है। एक परिवार में 8 प्रकार के प्राथमिक संबंधी हो सकते हैं, जिनमें 7 रक्त से संबंधित एवं 1 विवाह से संबंधित होता है। अब द्वितीयक संबंधी वे हैं जो प्राथमिक संबंधियों के प्राथमिक संबंधी हैं। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति का दादा उसका द्वितीयक संबंधी है, क्योंकि दादा से पोते का संबंध पिता के द्वारा है और पिता तथा पिता के पिता यानी दादा आपस में प्राथमिक संबंधी हैं। ये रक्त संबंधी द्वितीयक रिश्तेदार हैं।
इन रक्त संबंधी रिश्तेदारों के और उदाहरण हैं चाचा भतीजा, मामा नाना नानी आदि। विवाह द्वारा बने नातेदारों में भी द्वितीयक संबंधियों में हम सास ससुर, साला बहनोई, साली, देवर भाभी आदि गिन सकते हैं। और तृतीयक संबंध वे हैं जो हमारे द्वितीयक संबंधियों के प्राथमिक संबंधी हैं या हमारे प्राथमिक संबंधियों के द्वितीयक संबंधी हैं। पितामह हमारे तृतीयक संबंधी हैं क्योंकि हमारे पिता प्राथमिक संबंधी हैं और पिता के पिता द्वितीयक संबंधी हैं, अतः दादा के पिता हमारे तृतीयक संबंधी हैं। इसी प्रकार साले का लड़का हमारा तृतीयक संबंधी है क्योंकि साला हमारा द्वितीयक संबंधी है और उसका पुत्र तृतीयक संबंधी है। मर्डॉक ने कुल 151 प्रकार के तृतीयक संबंधों का उल्लेख किया है। धन्यवाद।